वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों, ये हमारा दिल्ली में एक मौत कहानी का पार्ट 2 वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इस कहानी को थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे कि आखिर ये कहानी है किस पर। उसके बाद फिर हम इनके पात्रों को जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कमलेश्वर जी की लिखी हुई ये दिल्ली की एक मौत कहानी, ये उनकी अपनी कहानी लेखन के दूसरे दौर यानी 1959 से लेकर 1966 तक की है, जिसमें दिल्ली में रहते हुए उन्होंने ये कहानी लिखी थी। इस कहानी में महानगर की व्यस्त और आत्म केंद्रित जिंदगी का सजीव चित्रण दिखाया गया है। यहाँ पे एक मौत यहाँ पे दर्शाया गया कि किसी की मौत में शामिल होना भी एक औपचारिकतावश बनकर रह गया है। किसी के पास शौक या संवेदना प्रकट करने के लिए भी वक्त नहीं है, समय नहीं है, सब अपने अपने जीवन में अस्त व्यस्त हैं। इस कहानी में हम देख पाएंगे कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवित रहते हुए उस इंसान की कदर की जाती है, उसके हैसियत के कारण, उसके रुतबे के कारण या फिर उसके व्यवहार के कारण। और जब वह व्यक्ति मर जाता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती है, वो कदर नहीं रह जाती है। लोग उतने उसे समय देना नहीं चाहते हैं जैसा कि जीवित रहते हुए देते थे। तो इस प्रकार से हम लोग मानवता की जो पतन हो रही है उसको भी देख सकते हैं कि किस प्रकार मानवता कम होते जा रही है इंसानों में। सब सिर्फ आत्म केंद्रित खुद के बारे में सोचते हैं, स्वार्थी बनते जा रहे हैं। तो ये कहानी जो लेखक ने लिखी है, ये आत्मकथात्मक शैली में इसे लिखी है। इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं। यहाँ पे मैं के रूप में प्रस्तुत लेखक ने खुद को किया है। सबसे मुख्य वही हुए पात्र लेखक हमारे। अगला है सरदार जी, अतुल मवानी और मिस्टर एंड मिसेस वासवानी परिवार। ये सारे लेखक के पड़ोसी हैं जो कि पड़ोस में रहते हैं। सरदार जी, अतुल मवानी और मिस्टर और मिसेस जो वासवानी परिवार है, ये सब सेठ दीवान चंद, जिनकी इस कहानी में मृत्यु हो गई है, उनके ये सारे के सारे पड़ोसी हैं। अच्छे जान पहचान थे इन सब के। और यहाँ पे एक धर्मा है जो कि सरदार जी का नौकर है। तो ये थे पात्र। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर कोंच रही है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह के 9 बजे हैं, लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। सड़कें नम है, पेड़ भीगे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की हलचल का पता आवाज़ों से लग रहा है। ये आवाज़ें कानों में बस गई है। घर के हर हिस्से से आवाज़ें आ रही है। वासवानी के नौकर ने रोज की तरह स्टोव जला दिया है। उसकी सनसनाहट दीवारों के पार से आ रही है। बगल वाले कमरे में अतुल मवानी जूते पर पालिश कर रहा है। ऊपर सरदार जी मूंछों पर फिक्सो लगा रहे हैं। उनकी खिड़की के पर्दे के पार जलता हुआ बल्ब बड़े मोती की तरह चमक रहा है। सब दरवाजे बंद हैं, सब खिड़कियों पर पर्दे हैं, लेकिन हर हिस्से में जिंदगी की खनक है। 3 मंजिले पर वासवानी के बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और पाइप खोल दिया है। कुहरे में बसें दौड़ रही है। जू जू करते भारी टायरों की आवाज़ें दूर से नज़दीक आती है और फिर दूर होती जाती है। मोटर रिक्शे बहतासा भागे चले जा रहे हैं। टैक्सी का मीटर अभी किसी ने डाउन किया है। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी बज रही है और पिछवाड़े गली से गुजरती हुई कुछ लड़कियाँ सुबह की शिफ्ट पर जा रही है। सख्त सर्दी है, सड़कें ठिठुरी हुई है और कोहरे के बादलों को चीरती हुई कारें और बसें हॉर्न बजाती हुई भाग रही है। सड़कों और पटरियों पर भीड़ है और कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहा है। वे रूहें चुपचाप धुंध के समुद्र में बढ़ती जा रही है। बसों में भीड़ है। लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं और कुछ लोग बीच में ही ईसा की तरह सलीब पर लटके हुए बाहें पसारे। उनकी हथेलियों में कीले नहीं, बस की बर्फीली चमकदार छंडे हैं। और ऐसे में दूर से एक अर्थी सड़क पर चली आ रही है। इस अर्थी की खबर अखबार में है, मैंने अभी अभी पढ़ी है। इसी मौत की खबर होगी। अखबार में छपा है, आज रात करोल बाग में मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट सेठ दीवान चंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई।
उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयां शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी और इस वक्त सड़क पर आती हुई यह अर्थी उन्हीं की होगी। कुछ लोग टोपियां लगाएं और मफलर बांधे हुए खामोशी से पीछे पीछे आ रहे हैं। उनकी चाल बहुत धीमी है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है अर्थी के पीछे कुछ आदमी हैं। मेरे दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं अखबार एक तरफ रखकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अतुल मवानी सामने खड़ा है। यार क्या मुसीबत है, आज कोई आयरन करने वाला भी नहीं आया, जरा अपना आयरन देना, अतुल कहता है तो मुझे तसल्ली होती है। नहीं तो उसका चेहरा देखते ही मुझे खटका हुआ था कि कहीं शव यात्रा में जाने का बवाल न खड़ा कर दे। मैं उसे फौरन आयरन दे देता हूँ और निश्चित हो जाता हूँ कि अतुल अब अपनी पैंट पर लोहा करेगा और दूतावासों के चक्कर काटने के लिए निकल जाएगा। जब से मैंने अखबार में सेठ दीवानचंद की मौत की खबर पढ़ी थी, मुझे हर क्षण यही खटक लगा था कि कहीं कोई आकर इस सर्दी में शव के साथ जाने की बात न कह दे। बिल्डिंग के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी शरीफ दुनियादार आदमी थे। तभी सरदार जी का नौकर जीने से भड़बड़ाता हुआ आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। अपने मन को और सहारा देने के लिए मैंने पुकारा, धर्मा कहाँ जा रहा है? सरदार जी के लिए मक्खन लेने, उसने वही से जवाब दिया तो लगे हाथों लपककर मैंने भी अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए उसे पैसे थमा दिए। सरदार जी नाश्ते के लिए मक्खन मंगवा रहे हैं, इसका मतलब है वे भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ और राहत मिली। जब अतुल मवानी और सरदार जी का इरादा शव यात्रा में जाने का नहीं है तो मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। इन दोनों का या वासवाणी परिवार का ही सेठ दीवानचंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। मेरी तो 4-5 बार ही मुलाकात हुई थी। अगर ये लोग ही शामिल नहीं हो रहे हैं तो मेरा सवाल ही नहीं उठता। सामने बारजे पर मुझे मिसेस वासवाणी दिखाई पड़ती है। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी और होंठों पर पिछली शाम की लिपस्टिक की हल्की लाली अभी भी मौजूद थी। गाउन पहने हुए ही वे निकली हैं और अपना जूड़ा बांध रही हैं। उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, डास लग, जरा मुझे पेश देना प्लीज़। मुझे और राहत मिली। इसका मतलब है कि मिस्टर वासवानी भी मैयत में शामिल नहीं हो रही। दूर आर्य समाज रोड पर वह अर्थी बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती आ रही है। अतुल मवानी मुझे आयरन लौटाने आता है। मैं आयरन लेकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहता हूँ, पर वह भीतर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने सुना दीवानचंद जी की कल मौत हो गई है? मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। मैं सीधा सा जवाब देता हूँ ताकि मौत की बात आगे ना बढ़े। अतुल मवानी के चेहरे पर सफ़ेदी झलक रही है। वह सेव कर चुका है। वह आगे कहता है, बड़े भले आदमी थे दीवानचंद। यह सुनकर मुझे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ गई तो अभी शव यात्रा में शामिल होने की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम्हारे उस काम का क्या हुआ? बस मशीनें आने भर की देर है, आते ही अपना कमीशन तो खड़ा हो जाएगा। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए। 8-10 महीनों मेरे थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अतुल मवानी कह रहा है, भाई शुरू में जब मैं यहाँ आया था तो दीवानचंद जी ने बड़ी मदद की थी मेरी। उन्हीं की वजह से कुछ काम धाम मिल गया था। लोग बहुत मानते थे उन्हें। फिर दीवानचंद का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो जाते हैं। तभी खिड़की से सरदार जी सिर निकालकर पूछने लगते हैं, मिस्टर मवानी कितने बजे चलना है? वक्त तो 9 बजे का था, शायद सर्दी और कोहरे की वजह से कुछ देर हो जाए, वह कह रहा है। और मुझे लगता है कि यह बात शव यात्रा के बारे में ही है। सरदार जी का नौकर धर्मा मुझे सिगरेट देकर जा चुका है और ऊपर मेज पर चाय लगा रहा है। तभी मिसेस वासवानी की आवाज़ सुनाई पड़ती, मेरे ख्याल से प्रमीला वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। क्यों डास लग, पहुँचना तो चाहिए, तुम ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए मिस्टर वासवानी बारजे से गुजर गए हैं। अतुल मुझसे पूछ रहा है, शाम को कॉफ़ी हाउस की तरफ आना होगा? शायद चला आऊँ। कहते हुए मैं कंबल लपेट लेता हूँ और वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। आधे मिनट बाद ही उसकी आवाज़ फिर आती है, भाई बिजली आ रही है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ आ रही है। मैं जानता हूँ कि वह इलेक्ट्रिक रोड से पानी गर्म कर रहा है, इसलिए उसने यह पूछा है। बूट पॉलिश वाला लड़का हर रोज़ की तरह अदब से आवाज़ लगाता है और सरदार जी उसे पुकार लेते हैं। लड़का बाहर बैठकर पॉलिश करने लगता है और वह अपने नौकर को हिदायतें दे रहे हैं। खाना ठीक 1 बजे लेकर आना, पापड़ भूनकर लाना और सलाद भी बना लेना। मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता और ना उनके मन की चीज़ें ही पकाता है। बाहर सड़क पर कोहरा अभी भी घना है, सूरज की किरणों का पता नहीं है।
कुलचे छोले वाले वैष्णव ने अपनी रेढ़ी लाकर खड़ी कर ली है। रोज की तरह वह प्लेट सजा रहा है। उनकी खनखनाहट की आवाज़ आ रही है। 7 नंबर की बस छूट रही है। सूलियों पर लटके ईसा उसमें चले जा रहे हैं और क्यू में खड़े और लोगों को कंडक्टर पेशगी टिकट बांट रहा है। हर बार जब भी वह पैसे वापस करता है तो रोजगारी की खनक यहाँ तक आती। धंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा है और अर्थी अब कुछ और पास आ गई है। नीली साड़ी पहन लूं? मिसेज वासवानी पूछ रही है। वासवानी के जवाब देने की घुटी घुटी आवाज़ से लग रहा है कि वह टाई की नॉट ठीक कर रहा है। सरदार जी के नौकर ने उनका सूट ब्रूस से साफ करके हैंगर पर लटका दिया है और सरदार जी शीशे के सामने खड़े पगड़ी बांध रहे हैं। अतुल मवानी फिर मेरे सामने से निकला है। पोर्टफोलियो उसके हाथ में है। पिछले महीने बनवाया हुआ सूट उसने पहन रखा है। उसके चेहरे पर ताजगी है और जूतों पर चमक। आते ही वो मुझे पूछता है, तुम नहीं चल रहे हो? और मैं जब तक पूछूं कि कहाँ चलने को वह पूछ रहा है, वह सरदार जी को आवाज़ लगाता है, आइए सरदार जी, अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। 2 मिनट बाद ही सरदार जी तैयार होकर नीचे आते हैं कि वासवानी ऊपर से ही मवानी का सूट देखकर पूछता है, ये सूट किधर सिलवाया? उधर खान मार्केट में। बहुत अच्छा सिला है। टेलर का पता हमें भी देना। फिर वह अपनी मिसेज को पुकारता है, अब आ जाओ डियर। अच्छा मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम आओ। कहता हुआ वह भी मवानी और सरदार जी के पास आ जाता है और सूट को हाथ लगाते हुए पूछता है, लाइनिंग इंडियन है? इंग्लिश? बहुत अच्छा फिटिंग है। कहते हुए वह टेलर का पता डायरी में नोट करता है। मिसेज वासवानी बारजे पर दिखाई पड़ती है। अर्थी अब सड़क पर ठीक मेरे कमरे के नीचे है। उसके साथ कुछ आदमी हैं। 1-2 कारें भी हैं जो धीरे धीरे रेंग रही है। लोग बातों में मशगूल हैं। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगाते हुए नीचे उतरती है तो सरदार जी अपनी जेब का रुमाल ठीक करने लगते हैं। और इससे पहले कि वे लोग बाहर जाएं, वासवानी मुझसे पूछता है, आप नहीं चल रहे हैं? चलिए मैं आ रहा हूँ। मैं कहता हर दूसरे ही क्षण मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहाँ चलने को कहा है। मैं अभी खड़ा सोच ही रहा हूँ कि वे चारों घर के बाहर हो जाते हैं। अर्थी कुछ और आगे निकल गई है। एक कार पीछे से आती है और अर्थी के पास धीमी होती है। चलाने वाले साहब सब यात्रा में पैदल चलने वाले एक आदमी से कुछ बात करते हैं और कार सर से आगे बढ़ जाती है। अर्थी के साथ पीछे जाने वाले दोनों कारें भी उसी कार के पीछे सरसराती हुई चली जाती। मिसेज वासवानी और वे 3 लोग टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहता हूँ। मिसेज वासवानी ने फर कॉलर डाल रखा है और शायद सरदार जी अपने चमड़े के दस्ताने पहने हैं और वे चारों टैक्सी में बैठ जाते हैं। अब टैक्सी इधर ही आ रही है। उसमें से खिलखिलाने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। वासवानी आगे सड़क पर जाती अर्थी की ओर इशारा करते हुए ड्राइवर को कुछ बता रहा है। मैं चुपचाप खड़ा सब देख रहा हूँ और अब ना जाने क्यों मुझे मन में लग रहा है कि दीवान चंद की शव यात्रा में कम से कम मुझे तो शामिल हो ही जाना चाहिए था। उनके लड़के से मेरी खासी जान पहचान है और ऐसे मौके पर तो दुश्मन का भी साथ भी दिया जाता है। सर्दी की वजह से मेरी हिम्मत छूट रही है, पर मन में कहीं शव यात्रा में शामिल होने की बात भीतर ही भीतर पहुंच रही है। उन चारों की टैक्सी अर्थी के पास धीमी होती है। मवानी गर्दन निकालकर कुछ कहता है और दाहिने से रास्ता काटते हुए टैक्सी आगे बढ़ जाती है। मुझे धक्का सा लगता है और मैं ओवरकोट पहनकर चप्पलें डालकर नीचे उतर आता हूँ। मुझे मेरे कदम अपने आप अर्थी के पास पहुँचा देते हैं और मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। 4 आदमी कंधा दिए हुए हैं और 7 आदमी साथ चल रहे हैं। 7वां मैं ही हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आदमी के मरते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हज़ारों की भीड़ थी। कोठी के बाहर कारों की लाइन लगी हुई थी। मैं अर्थी के साथ साथ लिंक रोड पर पहुंच चुका हूं। अगले मोड़ पर ही पंचकुइयां शमशान भूमि है और जैसे ही अर्थी मोड़ पर घूमती है, लोगों की भीड़ और कारों की कतार मुझे दिखाई देने लगती है। कुछ स्कूटर भी खड़े हैं। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़ी है। उनकी बातों की ऊंची ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। उनके खड़े होने में वही लचक है जो कनॉट प्लेस में दिखाई पड़ती है। सभी के जुड़े के स्टाइल अलग अलग है। मर्दों की भीड़ से सिगरेट का धुआं उठ कर कुहरे में घुला जा रहा है और बात करती हुई औरतों के लाल लाल होंठ और सफ़ेद दांत चमक रहे हैं और उनकी आंखों में एक गरूर है। अर्थी को बाहर बने चबूतरे पर रख दिया गया है। अब खामोशी छा गई है। इधर उधर बिखरी हुई भीड़ शव के इर्द गिर्द जमा हो गई है और कारों के सोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपनी मालकिनों की नज़रों का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी नज़र वासवानी पर पड़ती है। वह अपनी मिसेज को आंख के इशारे से शव के पास जाने को कह रहा है और वह है कि एक औरत के साथ खड़ी बात कर रही है। सरदार जी और अतुल मवानी भी वहीं खड़े हुए हैं।
शव का मुंह खोल दिया गया है और अब औरतें फूल और मालाएं उसके इर्द गिर्द रखती जा रही है। शोफर खाली होकर अब कारों के पास खड़े सिगरेट पी रहे हैं। एक महिला माला रखकर कोट की जेब में रुमाल निकालती है और आंखों पर रखकर नाक सुरसुराने लगती है और पीछे हट जाती है। और अब सभी औरतें के रुमाल निकाल लिए हैं और उनकी नाकों से आवाज़ आ रही है। कुछ आदमियों ने अगरबत्तियों जलाकर शव के सिरहाने रख दी है। वे निश्चल खड़े हैं। आवाज़ों से लग रहा है कि औरतों के दिल को ज़्यादा सदमा पहुंचा है। अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो से कोई कागज़ निकालकर वासवानी को दिखा रहा है। मेरे ख्याल से वह पासपोर्ट का फॉर्म है। अब शव को भीतर शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। भीड़ फाटक के बाहर खड़ी देख रही है। शोफरों ने सिगरेटें या तो पी ली है या बुझा दी है और वे अपनी अपनी कारों के पास तैनात हैं। शव अब भीतर पहुंच चुका है। मातम पुरसी के लिए आए हुए आदमी और औरतें अब बाहर की तरफ लौट रहे हैं। कारों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आ रही है। स्कूटर स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ लोग रीडिंग रोड पर बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी घना है। सड़क से बसें गुजर रही हैं और मिसेज वासवानी कह रही है, प्रमीला ने शाम को बुलाया है, चलोगी ना डियर? कार आ जाएगी, ठीक है ना? वासवानी स्वीकृति में सिर हिला रहा है। कारों में जाती हुई औरतें मुस्कुराते हुए एक दूसरे से विदा ले रही है और बाय बाय की कुछ एक आवाज़ें आ रही है। कारें स्टार्ट होकर जा रही है। अतुल मवानी और सरदार जी भी रीडिंग रोड बस स्टॉप की ओर बढ़ गए हैं और मैं खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं भी तैयार होकर आया होता तो यहीं से सीधा काम पर निकल जाता। लेकिन अब तो 11:30 बज चुके हैं। चिता में आग लगा दी गई है और 4-5 आदमी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं। मेरी तरह वे भी यूं ही चले आए हैं। उन्होंने ज़रूर छुट्टी ले रखी होगी, नहीं तो वे भी तैयार होकर आते। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। अब चलिए इसके सारांश को मैं बता देती हूँ। तो ये जो कहानी है ये एक शव यात्रा को लेकर बनाई गई है, जिसमें एक शव यात्रा के जरिए महानगर में लोगों के जीवन की व्यस्तता को दर्शाया गया है कि जब कोई जीवित रहता है तो उस इंसान की क्या कीमत होती है और मरने के बाद उसी इंसान की क्या कीमत बन जाती है। बाकी लोगों के पास उस इंसान के लिए और समय नहीं रह जाता है। उसी चीज़ को इस कहानी के द्वारा दर्शाया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है लेखक से। लेखक अपने मन की बातों को सोचते हुए यहाँ पे प्रकट किए हैं। कहानी में सेठ दीवान चंद जी हैं, जिनकी शव यात्रा के बारे में वो सोच रहे हैं कि उनके शव यात्रा में जाए या ना जाए, ये सोच में पड़े हुए हैं। क्योंकि सर्दी का समय है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सुबह 9 बज चुका है, फिर भी चारों तरफ धुंध से सब कुछ ढका हुआ है, कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ अगल बगल से आवाज़ें सुनाई दे रही है। लेखक को आवाज़ें सुनाई देती है अतुल मवानी की, जो कि जूते पॉलिश कर रहा है अपना। सरदार जी जो कि अपने मूँछों पर फिक्सो लगा रहा है। वासवानी जो कि बाथरूम के दरवाजे बंद करने की आवाज़ आ रही है, उसके घर से पाइप खोलने की आवाज़ आ रही है, शायद वो नहा रहा है। बसों की चलने की आवाज़ें आ रही हैं। पड़ोस के डॉक्टर के यहाँ फ़ोन की घंटी की आवाज़ आ रही है। इस प्रकार से वहाँ के दृश्य की अवस्था को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से कौन क्या कर रहे हैं, किसके जगह कहाँ से क्या आवाज़ें आ रही हैं। शुरुआत में ये दर्शाया गया है। और लेखक जो है वो सोच में पड़े हुए हैं कि सेठ दीवान चंद जी के लड़के से उनकी बहुत ही अच्छी जान पहचान थी, तो वो सोच रहे हैं कि उनके शव यात्रा में उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छी दोस्ती थी उनके बेटे से। पर ठंड की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो शव यात्रा में शामिल हो। अखबार में इस अर्थी के बारे में लेखक ने सुबह सुबह अखबार में उनकी मौत की खबर पड़ी थी। सेठ दीवान चंद, जो कि एक बहुत मशहूर और लोकप्रिय बिजनेस मैग्नेट थे, जिनकी मौत इरविन अस्पताल में हो गई थी और उनका शव कोठी पर ले आया गया था। और सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुनिया शमशान भूमि में जाने वाली थी, जहां पर उनका देह संस्कार होता। तो यही अखबार में छपी थी। तो लेखक ठंड के कारण जाना चाहते भी थे और जाना नहीं भी चाहते थे। वह ये सोचते हैं कि अगर कोई पड़ोसी ना जाए, क्योंकि हर पड़ोसी से उनके जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनका सेठ दीवानचंद के साथ अच्छा खासा रिश्ता था, तो वो ये सोचते हैं अगर कोई ना जाए तो उन्हें भी जाना नहीं पड़ेगा शव यात्रा में। फिर अचानक ये सारी सोचते सोचते उनके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती है। अतुल मवानी, जो कि उनका पड़ोसी है, वो आता है। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर वो आकर अपने आयरन मांग रहा था कपड़े को इस्त्री करने के लिए, क्योंकि उसका आयरन ख़राब हो चुका था। तो फिर जल्दी से लेखक उसे आयरन दे देते हैं और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं।
जैसे वो फिर आयरन लेकर चला जाता है तो लेखक को बहुत ही तसल्ली होती है कि चलो उसे शव यात्रा में जाने के लिए नहीं कहा गया। वो सोचते हैं कि चलो अब नहीं जाना पड़ेगा शायद। फिर सरदार जी का नौकर बाहर मक्खन लेने जा रहा होता है आवाज़ लगाते हुए, तो लेखक भी सोचता है, बाहर जाके पूछता है उसे कि आखिर कहाँ जा रहा है, तसल्ली के लिए कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है। फिर वो बताता है कि वो सरदार जी के लिए मक्खन लाने जा रहा है, तो वो उसे पैसे थमा देता है अपने सिगरेट लाने के लिए। फिर उसे ये सोचकर भी तसल्ली हो जाता है कि सरदार जी भी जो है वो अब नहीं शायद शव यात्रा में जाएंगे, तो मक्खन खाने की, ब्रेड में मक्खन लगाकर खाने वाले हैं, तो शायद शव यात्रा में नहीं जाएंगे। तो ये सोच के वो सोचता है कि अब मुझे भी चलो नहीं जाना पड़ेगा। और वासवानी का परिवार और सेठ जी ये सब दीवान चंद के यहाँ पे उनका ज़्यादा आना जाना था, तो अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो लेखक को भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर वो निश्चिंत हो जाते हैं। अर्थी धीरे धीरे सामने आ रही होती है। अतुल मवानी फिर से आयरन लौटाने के लिए आता है, तो आयरन जल्दी से लेकर लेखक चाहता है कि दरवाज़ा वो बंद कर ले ताकि और कुछ वैसा बात ही ना हो और यात्रा में जाने होने का। मगर जिस चीज़ से लेखक बचना चाह रहे थे वही बात वो बोल देता है कि मौत की, उस बारे में पूछता है कि मौत की बात सुनी है कि नहीं सेठ दीवान चंद के बारे में। तो फिर लेखक उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने सुना, मैंने पेपर में सुबह सुबह पढ़ा है। फिर बातचीत में लेखक कोशिश करते हैं कि बात को पलटने की कोशिश करते हैं और उनकी काम की बात छेड़ देते हैं, वो किसी काम को करने वाला था वो हुआ है या नहीं। तो उस बात में भी दीवान चंद ने अतुल मवानी की बहुत ज़्यादा मदद की थी उस काम में, तो अतुल मवानी उसका बात ले ही आता है कि सेठ दीवान चंद ने मेरी बहुत मदद की थी इस काम में, बहुत ही अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे, उनकी तारीफ़ करने लगता है। फिर सरदार जी खिड़की से जो मवानी है, अतुल मवानी, उसको निकल कर आवाज़ देते हैं कि कितना समय हो रहा है, कितने बजे निकलना है। सब अस्त व्यस्त है तैयार होने में, सब इधर उधर सबको तैयार हो रहे हैं, सब एक दूसरे पूछ रहे हैं कब निकलना है, कब नहीं निकलना है, कौन निकल चुका है, ये सारी बातें वो लोग कर रहे हैं। सब अस्त व्यस्त है। फिर धीरे धीरे 9 बज जाते हैं। बाहर का दृश्य का वर्णन किया गया है कहानी में। सर्दी में क्या क्या स्थिति है, हर चीज़ की, हर इंसान की कैसी स्थिति है, बस कैसे दिख रहे हैं। और अर्थी धीरे धीरे और भी पास आती जा रही है। सब तैयार हो रहे हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए। सरदार जी पगड़ी बांध रहे हैं, वासवानी टाई बांध रहा है, अतुल मवानी पिछले महीने का बनवाया हुआ सूट पहने हुए है। और वे आकर लेखक से पूछता है कि वो जा रहे हैं या नहीं। तो लेखक ये सुनता है तो समझ जाता है अब तो उससे जाना ही पड़ेगा। फिर वह सरदार जी को पुकारता है। फिर वे लोग एक दूसरे से पहने हुए कपड़ों के बारे में बातचीत करने लगते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका कोट, कहाँ से लिया, कब सिलवाया, ये सारी बातें एक दूसरे से करने लगते हैं। फिर अर्थी धीरे धीरे ठीक लेखक के कमरे के नीचे आ जाती है। फिर वासवानी भी लेखक से जाने के बारे में पूछने लगता है कि कब निकल रहा है, आप कब जाइएगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए। ये सब देखकर फिर से लेखक सोचने लगता है कि उसे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे से उसकी अच्छी खासी पहचान थी, तो उसे भी शव यात्रा में शामिल हो जाना चाहिए। फिर बाकी जितने लोग तैयार थे सब लोग टैक्सी में बैठकर चल देते हैं। फिर लेखक भी अपना ओवरकोट पहनता है, चप्पल अपने डालकर शव यात्रा में शामिल हो जाता है। शव यात्रा में कुल 7 ही लोग थे, जिनमें से 7वां लेखक खुद था। शव यात्रा की भीड़ को देखकर लेखक सोचने लगता है कि पिछले साल दीवान चंद की लड़की की जब शादी थी तब हजारों की भीड़ थी, कारों की, गाड़ियों की, स्कूटरों की लाइन लगी हुई थी, और आज इस शव यात्रा में इतने कम इंसान हैं। इस बात को सोचकर यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार किसी की खुशी में बहुत लोग शामिल होते हैं लेकिन किसी के दुख की घड़ी में जल्दी कोई साथ देने नहीं आता है। ये मानवता का पतन का एक उदाहरण है कि किस तरह से धीरे धीरे इंसानों में मानविकता कम होती जा रही है। सिर्फ सुखों में साथ देना चाहते हैं, कोई भी दुख में साथ देना नहीं चाहता है, कोई भी मातम में साथ देना नहीं चाहता है, मैयत में आना नहीं चाहता है, ये दर्शाया गया है। फिर शव यात्रा जब लिंग मोड़ पर पहुंची और वहां से घूमने लगी तब लेखक देखता है कि बहुत सारे कार, स्कूटर सब खड़े हैं, औरतों की भीड़ है, ये सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। अर्थी को चबूतरे पर रख दिया गया है, सब शांत हैं, मौन हैं। वहाँ की स्थिति को बताया गया है कि कौन क्या क्या कर रहा है, किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। फिर दाह संस्कार करने की तैयारी करने लगते हैं और दाह संस्कार को लगभग होते होते सब वहाँ से लौटने लगते हैं। सब अपने अपने गाड़ियों में, कारों में, जो स्कूटर से आए थे वो स्कूटरों में, कोई बस की ओर, सब जाने लगते हैं। कोहरा अब भी घना ही था। सब पड़ोसी वहाँ से अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। तो लेखक भी सोचने लगता है कि अगर वो तैयार होकर आया होता तो वहाँ से वो भी सीधे काम पर ही निकल जाता, लेकिन 11:30 बज चुका था, काफ़ी देर हो चुका था। फिर चिता में आग दी जाती है और सिर्फ 4-5 लोग पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ जाते हैं वहीं पे।
जो कि लेखक की तरह ही यूँ चले आए थे, ऐसा लेखक कह रहा है। लेखक सोचता है कि ज़रूर वो लोग छुट्टी लेकर आए होंगे, इसलिए इत्मीनान से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।